1973 का नेपाल एयरलाइंस हाईजैक, 3 मिलियन इंडियन रुपीस, बॉलीवुड एक्ट्रेस माला सिन्हा और एक खुला खेत बिहार का। और इस कहानी के हीरो थे सुशीला कर्की के होने वाले पति। आज वही कर्की नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बनी है। नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। काठमांडू एक नए सियासत के मोड़ पर है। जेनजी के बड़े प्रोटेस्ट के बाद, जो कि पूरे देश में करप्शन और मिसरूल के खिलाफ एक आवाज़ बना, नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने आज सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाया है। ये फैसला कई दिनों के गर्मा गर्मी प्रोटेस्ट लीडर्स, प्रेसिडेंट और नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिद्धगल के बीच बातचीत के बाद आया है। केपी शर्मा ओली के रिज़ाइन करने के बाद एक ऐसे लीडर को लाया गया है जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। 73 साल की कर्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं 2016 से लेकर 2017 तक। जज के तौर पर उनकी पहचान एक चीज से बनी, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। इस वजह से आम जनता ने उन्हें एडमायर किया, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिशियंस ने उन्हें अपोज भी किया। आज उनकी अपॉइंटमेंट की तुलना बांग्लादेश के नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस से हो रहा है, जो पिछले साल स्टूडेंट अपराइजिंग के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया बने थे। अगर इनके शुरुआती और ज़िंदगी और इनके करियर के बारे में अगर हम जानें तो 1952 में ईस्टर्न नेपाल के एक फार्मिंग फैमिली में पैदा हुई कर्की 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनके परिवार का रिश्ता विशेश्वर प्रसाद कोइराला से था, जो 1959 में नेपाल के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और बाद में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। 2009 में वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और सिर्फ 7 साल में चीफ जस्टिस तक पहुंच गई। 2017 में उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट के वजह से उसे वापस करना पड़ा और फिर से वो अपनी कुर्सी पर आई। अपने टेन्योर में उन्होंने करप्शन के खिलाफ कई लैंडमार्क जजमेंट दिए, जिसमें एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को कन्विक्ट किया गया था। सुशीला कर्की की पर्सनल लाइफ काफ़ी गहरे और ड्रामेटिक तरीके से इंडिया से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो एक नेपाली कांग्रेस एक्टिविस्ट थे। सुवेदी बाद में उनके पति बने, लेकिन उससे पहले वो एक सेंसेशनल इंसिडेंट के हीरो रहे, नेपाल एयरलाइन प्लेन हाईजैकिंग 1973। 1973 का साल था। नेपाल के विराटनगर से काठमांडू जाने वाले एक छोटे से प्लेन रॉयल नेपाल एयरलाइन आसमान में उड़ा। प्लेन में सिर्फ 22 लोग थे, 19 पैसेंजर और 3 क्रू। ये एक आम फ्लाइट थी, लेकिन उस दिन एक इतिहास लिखा जाना था। सिर्फ कुछ मिनट हुए थे टेक ऑफ के, तभी 3 जवान खड़े हो गए। बसंता भट्टाराय, दुर्गा सुवेदी और नागेंद्र धुंदेल। और फिर शुरू हुआ नेपाल की राजनीति का पहला और सबसे ड्रामेटिक हाईजैक। उन्होंने पायलट को धमकाया और प्लेन का रुख बदल दिया, लेकिन उनका इरादा पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका असली निशाना था एक लूट, सरकारी पैसा। उस फ्लाइट में करीब 3 मिलियन इंडियन रुपीस, जो अररिया बिहार से लेकर काठमांडू जा रहा था, नेपाल राष्ट्र बैंक का पैसा था। हाईजैकर्स ने प्लेन को काठमांडू ले जाने के बजाय घुमाकर ले गए सीधे फॉरबेसगंज, बिहार, भारत की धरती पर। एक खुली खेत में प्लेन को उतारा गया।
पैसेंजर्स की जान बची रही, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसी के साथ सबसे एक हैरत करने वाली बात थी कि उस फ्लाइट में थी एक खास पैसेंजर, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा। उस वक्त तो नेपाल और इंडिया दोनों के अखबारों में ये खबर बिजली की तरह फैल गया। अब सवाल उठता है, ये हाईजैक क्यों? जवाब था राजनीति। ये तीनों नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो उस वक्त के पंचायत सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। आइए समझते हैं पंचायत सिस्टम क्या था नेपाल में। 1960 में किंग महेंद्र ने एक कूप करके मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म कर दिया नेपाल में। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पंचायत सिस्टम, एक पार्टी लेस पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें राजा के पास सारी पावर थी और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया था। पार्लियामेंट या इलेक्शन होते थे, लेकिन कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में खड़ा होना पड़ता था, इंडिविजुअल बेसिस पे खड़ा होना था। प्रैक्टिकली इसका मतलब था कि अपोजिशन को दबा दिया गया और नेपाली कांग्रेस जैसे डेमोक्रेटिक पार्टीज को अंडरग्राउंड रहना पड़ता था। हाईजैकर्स बसंता भट्टाराय, दुर्गा सुवेदी, नागेंद्र धुंगेल नेपाली कांग्रेस के बड़े एक्टिविस्ट थे। उनका मानना था कि बिना पैसा और रिसोर्सेस के वो पंचायत सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। रॉयल नेपाल एयरलाइंस के प्लेन में ले जाया जा रहा पैसा नेपाल राष्ट्र बैंक का, और वो भी इंडियन रुपीस, उनके लिए एक टारगेट बन गया ताकि वो उस फंड का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी के मूवमेंट को चला सके, फंड कर सके। इसलिए इस हाईजैकिंग को एक आम लूट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एक्ट माना जाता है जो डायरेक्ट चैलेंज था पंचायत अथॉरिटेरियन रेजिम के खिलाफ। इंडिया का एंगल और भी गहरा है। फॉरबेसगंज में लैंडिंग के बाद एक इंडियन सपोर्टर गणेश शर्मा अपनी जीप लेकर आए, सपोर्ट किया हाईजैकर्स को और पैसा लेकर निकल गए। बाद में कहा गया कि पैसा दार्जिलिंग के रास्ते हाइड किया गया, यानी कि नेपाल पहुंचाया गया। और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा गया कि नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता जैसे गिरिजा प्रसाद कोइराला ने भी इस पैसे को छुपाने में मदद की। आखिर में कोई पैसेंजर मरा नहीं, लेकिन नेपाल के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर लिखा गया जो अब तक के राजनीतिक कहानी में एक थ्रिलर और एक मिस्ट्री की तरह याद है। ये था 1973 का नेपाल एयरलाइंस प्लेन हाईजैकिंग, जिसमें नेपाल के प्रो डेमोक्रेसी फाइटर्स और भारत के कनेक्शन दोनों की छवि एक साथ दिखाई देती है। ये इंसिडेंट न्यूयॉर्क टाइम्स तक की हेडलाइंस बना। थोड़े ही समय बाद इंडियन अथॉरिटीज़ ने सुवेदी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। 2 साल की जेल के बाद वो वापस नेपाल लौट आए और डेमोक्रेसी मूवमेंट में शामिल रहे। आज जब सुशीला कर्की प्राइम मिनिस्टर बनी है तो ये कहानी एक सिंबॉलिक मैसेज है, इसे एक सिंबॉलिक मैसेज निकलता है कि नेपाल की डेमोक्रेसी का सफ़र अक्सर इंडिया की ज़मीन से भी जुड़ा रहा है। और अब एक ऐसी महिला जिसका पर्सनल हिस्ट्री उस जनरेशन के रिबेल से जुड़ा था, खुद नेपाल की कुर्सी को संभाल रही हैं। जेनजी प्रोटेस्टर्स के लिए कर्की ईमानदारी और इंडिपेंडेंस की तस्वीर है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो इस ट्रस्ट को लीडरशिप में बदल पाएंगी। और आप सभी से एक सवाल, अगर आप सभी ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ा है तो बताइए एक ऐसे इवेंट को जो इस नेपाल हाईजैकिंग के रिसोर्स यानी कि मनी लूट के साथ मिलता जुलता इंसिडेंट था, जिसमें इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश एसेट्स को निशाना बनाया था ताकि वो इसे इस्तेमाल करे इंडियन फ्रीडम के कॉज के लिए।
जवाब कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।